आज क्लास 12 सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट लॉन्ग क्वेश्चंस ओवर हियर. यहाँ पे टोटल तीन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एक चैप्टर 1 से आएगा, 3 नहीं 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे एंड उन 6 में से कोई 2 करना पड़ेगा. बट ऑप्शन अगर चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर 1 का ही 2 आएगा. उन्हीं चैप्टर 1 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक को करना पड़ेगा. फिर आएगा चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का. चैप्टर 3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उनमें से ही 2, उन्हीं चैप्टर 3 को ही कवर करने वाला 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक करना पड़ेगा. एंड चैप्टर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक ही चूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी फिर बाकी 2 नहीं पढ़ूंगी, एक में से करूंगी तो ऑप्शन में आ ही जाएगा, कर ही लूँगी. ऐसे नहीं होगा. ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्या है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन है ना उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया जाएगा, उसी के और में ऑप्शन दिया जाएगा. सारे राइट 2 आउट ऑफ 4 ऐसे नहीं होगा, और के ऑप्शन और के बराबरी में ऑप्शन होगा. तो ऐसे आने की वजह से जो जिस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा. 1, 3 एंड 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, बाकी चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है. फिर बाकी आ रहा है चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 1, 3, 4 इन सब में से चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा ना वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है. लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 2. ठीक है, वो 4 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर 2 से, चैप्टर 5 से एंड चैप्टर 6 से वो. एंड उसके जो बाकी सबके चैप्टर 3 को छोड़ के चैप्टर 1, 2, 4, 5 एंड 6 में से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है. सो 4 and 2 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. ओके, मतलब मार्क्स जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके बारे में. चैप्टर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्क्स के. यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग WBCHS सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इवोल्यूशन ऑफ IR एज अ डिसिप्लिन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, डिसिप्लिन यहाँ पे कोई अच्छा व्यवहार टाइप का डिसिप्लिन दिखाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है. डिसिप्लिन यानी कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है. सो इवोल्यूशन ऑफ IR एज अ सब्जेक्ट. ओके, इंटरनेशनल रिलेशन एक मौखिक भाषा, एक मौखिक तरीके से काम चलाने वाला चीज़ से बाद में जाके क्या बनता है, बाद में जाके एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट होता भी है, पहले इसको बातों बातों से ही इसको एक्सचेंज वगैरह किया जाता था. फिर क्या होता था, फिर होता था बाद में जाके क्या हो रहा था कि एक ही सब्जेक्ट, मतलब अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत कुछ पढ़ते हैं ना हम, वैसे ही आपके आइडियलिज्म, रियलिज्म, इन सब के चैप्टर्स के अंदर उसके बारे में भी, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिलता था. बट ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया, पूरा का पूरा एक अलग ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया, जिसके ऊपर हम नेपाली में ऑनर्स वगैरह करते हैं, फिर नेपाली में BEd करके नेपाली के टीचर बन जाते हैं. तो वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसके ऊपर ऑनर्स BEd वगैरह करके हम लोग टीचर भी बन सकते हैं. उसके वो एक अलग ही सब्जेक्ट है. जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट है ना, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन भी एक अलग सब्जेक्ट है. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. एंड दूसरा है डेफिनेशन एंड बेसिक फीचर्स. आइडियली मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है, वो डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ये 2 मार्क्स में आ सकता है. वी विल डिस्कस दैट आफ्टरवर्ड्स. ओके, या इसी वीडियो में डिस्कस कर दूँ सारा लॉन्ग क्वेश्चन इन शॉर्ट क्वेश्चन. चलो इसी में कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी भी हो जाएगा. सो जो चैप्टर 1 से जो है ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन एक डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ा. ठीक है, उसके बारे में है. एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ रियलिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, अलग तौर पे नहीं. ठीक है, इसके अलग अलग डेफिनेशंस बन सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स में. बट इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिज्म क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सिज्म क्या है. इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस में इन चारों को डिफाइन करना है, इन चारों का डेफिनेशन लिखना है. एंड जो डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे, अगर तुम लोग बेसिक फीचर्स, इसके 2 बेसिक फीचर्स क्योंकि 2 मार्क्स में आ सकता है ना. सो रियलिज्म के 2 बेसिक फीचर, आइडियलिज्म के 2 बेसिक फीचर, लिबरलिज्म के 2 एंड मार्क्सिज्म के 2 बेसिक फीचर्स अगर लिखोगे तो उसी बेसिक फीचर्स में से इसको एक डेफिनेशन भी बना के लिख सकते हो अगर डेफिनेशन आता है तो. सो चैप्टर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन का डिफिनेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन के 2 बेसिक फीचर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. इवोल्यूशन अगर देखो ऑप्शन में आ भी गया तो ये इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि इसको आना ही पड़ेगा. इसके अलावा कोई भी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रखा है WBCHSC ने, तो ये क्वेश्चन आना ही आना पड़ेगा. सो इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे एक अलग ही डिसिप्लिन बना, दैट वी विल डिस्कस. ओके नाउ
सो इंटरनेशनल रिलेशन वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा होता है 1914 टू 1918 तक, वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है 1914 से लेकर 1918 तक, जब वर्ल्ड वॉर का पीरियड चल रहा होता है ना, तो उस पीरियड के दौरान इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में शुरू होना स्टार्ट करता है। मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तभी वो स्टार्ट हुआ, एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में स्थापित होना स्टार्ट हुआ एंड वो स्थापित हो भी गए, ऐसा नहीं है। 1914 से शुरू हुआ ये सफ़र जाके 20th सेंचुरी में, ओके 20th सेंचुरी में, अभी 2000 इतने टाइम में ये क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, एक अलग ही सब्जेक्ट बन रहा है। बट 1914 से शुरू हुआ था, ओके 1914 से ये चीज़ शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी से ये चीज़ शुरू हुआ था, नॉट ओनली 1914, 18th सेंचुरी के टाइम से ये शुरू हुआ था, नॉट इवन 1800 सेंचुरी ऑल्सो। चंद्रगुप्ता मौर्य जैसे जो महान इंडियन एम्पेरर के, चंद्रगुप्ता मौर्य जैसे जो महान इंडियन एम्पेरर है, उनके प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य जैसे लोगों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। सो लाइन बाय लाइन हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इमर्ज होता है, इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी से, ये पहले से इमर्ज हो रहा था, बट मेनली ये कब इमर्ज होने लगता है, इसकी स्टडी जो थी ना, मतलब सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में इंटरनेशनल रिलेशन कब इमर्ज होने लगता है, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान से ये इमर्ज होने लगता है। एक फैक्ट भी माना जाता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की बात भी है, कही गई है कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो बीज है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के जो बीज है वो पहले ही बो चुके थे, लोगों ने इस बीज को पहले ही बो चुका था। एंड ये बीज किसने बोआ था, ये बीज हुआ था उन पीस लविंग पीपल्स ने, जो शांतिप्रिय लोग थे। उस शांतिप्रिय लोग ने क्या किया, अब इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जब बहुत बड़ा मैसाकर चल रहा था, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, उस टाइम पे ये जो बहुत बड़े बड़े युद्ध है वो है, इन सब को रोकने के लिए, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए जो शांति प्रिय लोग थे वो इन सब को रोकने का मार्ग ढूंढ रहे थे। सो इसी अटेम्प्ट में क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन की सीड्स हम लोग देख सकते हैं। अगर इसको लाइन बाय लाइन कहा जाए इन इंग्लिश आप लोग कैसे लिखोगे, मेरे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो। द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, the emergence of international relation as a separate field of study begins mainly from the period following the World War I, from 1914 to 1918 in brackets. As a matter of fact, the seeds of international relations can be found in the attempt of the peace-loving people of the world to prevent the recurrence of the huge massacre witnessed during the World War I. फिर वर्ल्ड वॉर वन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स है ना, जो पहले की बातों में आते हैं, ठीक है, इससे भी पहले की बात फ्लैशबैक में चले जाते हैं। पहले ही बहुत सारे जो स्कॉलर्स होते हैं ना, बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल रिलेशन तो डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था, ठीक है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे ना, उसके बारे में पहले ही बहुत सारे स्कॉलर्स उसके बारे में डिस्कस करते थे, उसके साथ काम करते थे, उसके बारे में डील करते थे, ठीक है। तो क्या होता है कि चाइनीज़ फिलोसोफर होते हैं, चाइनीज़ फिलोसोफर मेंसियस नाम के एक चाइनीज़ फिलोसोफर होते हैं, जो कि 4th सेंचुरी BC से बिलोंग करते हैं। 4th सेंचुरी BC से बिलोंग करने वाले एक चाइनीज़ फिलोसोफर होते हैं जिनका नाम होता है मेंसियस। चंद्रगुप्ता मौर्य, इंडियन एम्पेरर चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस एम्पेरर के एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं कौटिल्य और चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्ता के टाइम के होते हैं, लाइक 326 टू 298 BC चंद्रगुप्ता का डेट ऑफ बर्थ है ये, 326 टू 298 BC डेट ऑफ बर्थ या डेथ ऑफ डेथ, ठीक है, दोनों है ये चीज़। और फिर निकोलो मकाईवेली कौन है, एक इटालियन डिप्लोमेट है। निकोलो मकाईवेली कौन है, 15th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक इटालियन डिप्लोमेट है, जिन्होंने इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा। कौन कौन थे इटालियन डिप्लोमेट थे, सॉरी हाँ, जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, लाइक चंद्रगुप्ता मौर्य हो गए 326 टू 298 BC के, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे जो कौटिल्य थे वो हो गए, मेंसियस हो गए जो चाइनीज़ फिलोसोफर थे 4th सेंचुरी के, एंड जो इटालियन डिप्लोमेट थे निकोलो मकाईवेली वो 15th सेंचुरी के थे। सो इन सब ने ना इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इन सब ने क्या किया था, इंटरनेशनल रिलेशन जो था, मतलब इंटर स्टेट रिलेशन, जो एक देश के बीच में जो एक रिलेशन था, जो संबंध था उस वक्त, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था।
फिर आता है 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी यूरोप में क्या होता है, डिप्लोमेटिक मेमोइर्स आता है, मतलब डिप्लोमेटिक मेमोइर्स लिखा जाता है जो क्या करता है, जो स्टडी करता है मिलिट्री थॉट्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करता है। फिर 20th सेंचुरी, 18 एंड 19th हो गया, फिर 20th सेंचुरी आता है। फिर 20th सेंचुरी में क्या होता है, अमेरिका जो है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगता है इन यूरोपियन एंड एशियन पॉलिटिक्स। एशिया एंड यूरोप के जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगता है। फिर क्या होता है, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में डिप्लोमेटिक मेमोइर्स में स्टडी किया जाता है स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, मिलिट्री थॉट्स के बारे में, इंटरनेशनल लॉज के बारे में। फिर होता है 20th सेंचुरी में, यूएसए क्या करता है, यूएसए बहुत ज़्यादा एशियन एंड यूरोपियन पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगता है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। फिर जो यूएसए के स्कॉलर्स है, यूएसए के जितने भी स्कॉलर्स है, जो भी स्कॉलर्स है, वो क्या कर रहे थे, वो एक सीरियस इंटरेस्ट दिखा रहे थे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की तरफ, ओके। द स्कॉलर्स ऑफ द यूएसए वर शोइंग सीरियस इंटरेस्ट टुवर्ड्स दी, किसमें इंटरेस्ट दे रहे थे वो, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। द यूएसए के जो भी स्कॉलर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो सिर्फ यूएसए के स्कॉलर्स ही नहीं, बल्कि यूरोप के जो स्कॉलर्स थे, यूरोपियन स्कॉलर्स भी इक्वली इंटरेस्टेड थे। यूरोपियन स्कॉलर्स भी क्या थे, यूएसए के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा इक्वली इंटरेस्टेड थे, मतलब बराबर की तरफ से वो इंटरेस्टेड थे किस चीज़ में, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो। फिर क्या होता है, 1920 में लीग ऑफ नेशन फॉर्म होता है। 1920 में जो लीग ऑफ नेशन फॉर्म होता है ना, उसकी वजह से जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें कुछ नया लिखने को मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशन को एक नए तरीके से डिफाइन करने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ नया लिखने को, एक नया सब्जेक्ट मैटर मिलता है उन लोगों को। जब लीग ऑफ नेशन क्या होता है, लीग ऑफ नेशन बनता है 1920 में, उसके बाद क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन बनने की वजह से जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें बहुत कुछ नया लिखने को मिलता है। फिर इंटर वॉर पीरियड आता है। इंटर वॉर पीरियड में क्या होता है, ये जो डिसिप्लिन है इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो डिसिप्लिन है ये डोमिनेट की जाती है आइडियलिज्म से। मतलब आइडियलिज्म जो था, आइडियलिज्म एक सब्जेक्ट था। आइडियलिज्म क्या करता था, आइडियलिज्म के अंदर इंटरनेशनल लॉ को पढ़ाया जाता था, आइडियलिज्म के थ्रू इंटरनेशनल लॉ को पढ़ाया जाता था। तो आइडियलिज्म में मतलब समा चुका था, आइडियलिज्म में ही समाया था इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये उतना हाई लेवल में नहीं पहुंचा था इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिज्म ने इसको डोमिनेट करके रखा था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या होता है, रियलिस्ट अप्रोच आता है। रियलिज्म जो है वो एक डोमिनेंट अप्रोच की तरह आता है। रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म भी क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशन को डोमिनेट करता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक डोमिनेंट अप्रोच बन के फिर रियलिज्म इमर्ज करता है। फिर क्या होता है, फिर बाद में जाके लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म भी आते हैं। लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म जब आते हैं तो लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप है वो स्कोप बढ़ जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है, किसकी वजह से, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म की वजह से। मार्क्सिज्म यानी जहाँ पे जो रिच पीपल है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना, एंड जो पुअर पीपल है उनको फैसिलिटीज़ कम देना। हमेशा ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनको ही ज़्यादा वैल्यू देना, गरीबों को वैल्यू नहीं देना, गरीबों को हमेशा डोमिनेट करके रखना, ये था मार्क्सिज्म का। तो लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, कि कैसे स्वतंत्र किया जाए, कैसे स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करें, इसके बारे में बताया जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन का जो थ्योरी था वो एक्सपैंड होता गया, जो एक सब्जेक्ट था वो एक्सपैंड होता गया, उसका स्कोप बढ़ता गया। फिर अब क्या होता था, अब इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ एक स्टेट के बारे में नहीं पढ़ता था। अब इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ एक स्टेट के बारे में पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसे एमएनसीज, इन सब के बारे में अब क्या कर रहा था, अब इंटरनेशनल रिलेशन इन सब के बारे में पढ़ने लगा था, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन इन सब के बारे में पढ़ने लगा था। फिर क्या होता है, ऐसे ही मतलब अब इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग ही डिसिप्लिन बन गया, यानी अब ये सब के बारे में पढ़ने लगा, इसका स्कोप बढ़ गया। फिर एक्सपैंड होने की वजह से ये सब के बारे में सबको लेके चलने लगा, सबके बारे में खुद अपने सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने लगा। सो thus international relation emerged from a state-centered traditional subject to a broad, independent and interdisciplinary discipline which also discusses serious issues of global, मतलब global serious issues, जो global issues है उसके बारे में भी एक्सप्लोर करने वाला एक बहुत ही ब्रॉड टर्म, एक बहुत ही ब्रॉड इंडिपेंडेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाता है, जो एक ही सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है, ठीक है। एक स्टेट सेंटर्ड ट्रेडिशनल
सब्जेक्ट की तरह, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से क्या होता है, ये एक ब्रॉड, बहुत ही बड़ा सा, एक इंडिपेंडेंट, बहुत ही मतलब बहुत कुछ कवर करने वाला एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरफ ये बढ़ जाता है. एंड दिस इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन बिकेम. ओके, इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन कैसे हुआ, दिस इज द रीजन. कॉम्प्लेक्स जो ग्लोबल इश्यूज थे ना, अब ये इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन उसके बारे में डील करने लगा था. ठीक है, ये था 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा डिसिप्लिन था. फिर आते हैं यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, फीचर्स बन सकते हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म के. सो आइडियलिज्म के फीचर क्या है, आइडियलिज्म बिलीव्स, आइडियलिज्म किस चीज़ पे बिलीव करता है, आइडियलिज्म बिलीव करता है कि अगर कोऑपरेशन हुआ, कोऑपरेशन एंड जो शांति है ना, अगर वो देश के बीच में हुआ तो ये पॉसिबल है. मतलब वो कहता है कि कोऑपरेशन, दो तीन देश एक साथ मिल के काम करे, एक साथ शांति से बैठे, ये चीज़ पॉसिबल है, ये आइडियलिज्म कहते हैं. बट रियल में ऐसा नहीं होता है. 2-3 देश अगर एक साथ काम करने लगी तो उनमें झगड़ा हो जाता है एंड फिर वॉर एंड ऑल हो जाता है. बट अब आइडियलिज्म क्या कहता था, आइडियलिज्म कहता था कि ये सब पॉसिबल है. ठीक है, आइडियलिज्म क्या कहता था, आइडियलिज्म कहता था कि शांति बनाए रखना बहुत सारे देशों के बीच में, कोऑपरेशन बनाए रखना सारे देशों के बीच में पॉसिबल है. बट सारे देशों के बीच में कोऑपरेशन एंड पीस बनाए रखना पॉसिबल नहीं है. लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान में कितने युद्ध होते हैं, राइट, यहाँ पे कोऑपरेशन एंड पीस की तो बात ही नहीं आती है. सो रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म कहता है कि सारे कंट्रीज, देखो सारे कंट्रीज में अगर तुम पीस और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर भी लोगे ना, तो वो कंट्री अपने फायदे के लिए सोच रही है, वो कंट्री तुम्हारे फायदे के लिए तो कुछ काम नहीं करने वाली है. जो भी देश होगा, अगर इंडिया का जो पीएम मोदी है, इंडिया के मोदी थोड़ी अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहेंगे ना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया को आगे बढ़ाना चाहेंगे, इंडिया का हित चाहेंगे. सो दैट्स ऑल. क्योंकि जो भी होगा, जो भी लीडर्स आएंगे, जो कुछ भी होगा इंडिया में, अगर वो करेक्ट लीडर्स है तो वो दूसरे कंट्री को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, वो अपने कंट्री को आगे बढ़ाना चाहेंगे. अपने फ़ायदे के लिए हो या पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो, अपने ही कंट्री को क्या करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे, अपने ही कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को मेन गोल समझ के आगे बढ़ाना चाहेंगे. तो आइडियलिज्म में ही नहीं होता था. आइडियलिज्म में वो लोग क्या करते थे, आइडियलिज्म में बोलते थे कि ये सब हो रहा है, होना चाहिए, ये सब हो रहा है, ये सब होना चाहिए बोल के, मतलब ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, ये आइडियलिज्म में होता था. बट रियलिज्म बताता था कि एक्चुअली में क्या होता है. ठीक है, आइडियलिज्म के बेसिक फीचर क्या है, इट बिलीव्स दैट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस आर पॉसिबल. एंड दूसरा क्या था, ये मोरालिटी, एथनिक, इंटरनेशनल लॉ को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एम्फसाइज करता था, समझाता था. ओके, इट एम्फसाइजेस मोरालिटी, एथनिक, इंटरनेशनल लॉ इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. फिर आता है रियलिज्म फोकस करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट में. किस चीज़ में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में फोकस करता है एज अ मेन गोल ऑफ दिस स्टेट का मेन गोल मान के अपने नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर के ऊपर फोकस करता है. रियलिज्म फोकसेस ऑन पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट एज अ मेन गोल ऑफ द स्टेट. फिर आता है दूसरा पॉइंट, रियलिज्म बिलीव करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है. इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, अनार्किक है. यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. जैसे कि इंडिया को रूल करने वाला है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से स्टेट, अब स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट में के लिए भी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, या वो स्टेट भी एक देश के अंदर आता है तो उस देश के लिए भी क्या है, उस देश के लिए भी एक प्राइम मिनिस्टर है. सो अब क्या हो रहा है, बट अब पूरे देश जो है ना, अब देश मिलके भी तो अब वर्ल्ड बन रहा है ना, तो उस वर्ल्ड के लिए एक सेंट्रल, जो एक सुप्रीम अथॉरिटी, एक जो सुप्रीम पावर होनी चाहिए वो नहीं है. एक जो सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए पूरे देश में. लाइक अगर देश तभी यूनाइट हो सकेंगे ना जब एक पूरे देश का, पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे कंट्रीज, सारे के सारे कंट्रीज का अगर एक लीडर होगा तो ये देश यूनाइट हो सकता है, ये कंट्रीज यूनाइट हो सकता है. जब तक सारे के सारे कंट्रीज का एक लीडर नहीं होता तब तक देश यूनाइट नहीं हो सकते. सो रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म बिलीव करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. फिर मार्क्सिज्म आता है. मार्क्सिज्म के बेसिक फीचर्स क्या है, मार्क्सिज्म एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन को किस टर्म पे एक्सप्लेन करता है. मार्क्सिज्म इंटरनेशनल रिलेशन को इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल के रूप में, टर्म्स में एक्सप्लेन करता है. ठीक है, कि मतलब कैसे जो अमीर लोग होते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड जो गरीब होते हैं उनको कम फैसिलिटीज़. मार्क्सिस्ट का यही है. मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स का क्या है, कार्ल मार्क्स का यही है कि जहाँ पे भी कुछ भी हो जाए वो यही बोलते हैं कि अमीरों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड गरीबों को कम फैसिलिटीज़. मार्क्सिज्म जहाँ भी जाए उनका यही एक थ्योरी होता है. सो वो क्या करते हैं, वो कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म को क्या करते हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी का कॉज मानते हैं. यानी कि मतलब जो दुनिया में जो लोग डोमिनेट हो रहे हैं, जो कोई बड़े हैं, कोई नीच है, कोई ऊपर है, मतलब कोई रिच है, कोई पुअर है, तो ऐसा जो है ना, ये सब कुछ पैसों की वजह से हो रहा है. सब कुछ अमीर और गरीबी की वजह से हो रहा है. एंड यही जो अमीरी एंड गरीबी का जो ये एक शब्द, ये जो एक बन चुका है, अमीरी एंड गरीबी एंड ऑल, यही एक कॉज है कि हमारे देश में, हमारे यूनिवर्स में इनइक्वालिटी पैदा हो चुकी है.
मार्क्सिज्म क्या करते हैं? मार्क्सिज्म एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल, एंड दूसरा पॉइंट है, इट व्यूज कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म एज अ कॉज ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। फिर आता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या करता है? इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन को सपोर्ट करता है। यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन को कौन सपोर्ट करता है? लिबरलिज्म सपोर्ट करता है, क्योंकि लिबरलिज्म का मतलब ही फ्रीडम होता है। तो अगर वो जो है इंटरनेशनल जो कॉपरेशंस है, उन इंटरनेशनल कॉपरेशंस एंड जो इंस्टीट्यूशंस है यूएन जैसे, उनको सपोर्ट करेगा तो क्या है, वो फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है ना, मतलब वो मॉडर्न वे में चल रहा है, दैट मीन्स लिबरलिज्म। और ये क्या करता है? ये डेमोक्रेसी में भी बिलीव करता है एंड सोचता है कि डेमोक्रेसी एंड ट्रेड क्या वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है एंड वो क्या सोचता है, बिलीव करता है कि जो ट्रेड है ना, ट्रेड क्या कर सकती है? वॉर के चांसेस कम करा सकती है। अगर क्योंकि देखो, अगर अमेरिका के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है, यानी कि अमेरिका से बहुत सारे सामान इंडिया में आते हैं, अगर वो अमेरिका से इंडिया को नहीं मिली तो इंडिया के लिए वो हानिकारक हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से सस्ते में मिल रही है इंडिया को, अगर उसके साथ अमेरिका का झगड़ा हो गया तो क्या होगा? अमेरिका से वो उस चीज़ को इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा, एंड जब वो उस गुड को इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा तो उसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एंड ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरा बात होगा, इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। सो वो क्या करेगा? अमेरिका के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अमेरिका के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाने की करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वॉर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। लिबरलिज्म क्या बिलीव करता है? लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को बिलीव करता है एंड सोचता है कि ट्रेड क्या करता है? ट्रेड वॉर नहीं होने देता है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। जो फीचर्स बताया, उस फीचर्स में क्या था? लाइक आइडियलिज्म का फीचर था कि इट बिलीव्स दैट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस आर पॉसिबल। फिर दूसरा फीचर क्या था? एम्फसाइजेस मोरालिटी, एथनिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसी को डेफिनेशन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडियलिज्म इज अ थ्योरी दैट बिलीव्स दैट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस आर पॉसिबल एंड एम्फसाइजेस मोरालिटी, एथनिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उससे वही जो फीचर्स है उसी को बस आइडियलिज्म इज अ थ्योरी दैट बोल के उसी को लगा सकते हैं। रियलिज्म इज अ थ्योरी दैट फोकसेस ऑन पावर, एंड जो फीचर्स है उसी को आइडियलिज्म, रियलिज्म या मार्क्सिज्म या लिबरलिज्म इज अ थ्योरी दैट बोल के उसी को डेफिनेशन में भी बना सकते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन एक एकेडमिक स्टडी या प्रैक्टिस है किस चीज़ की? इंटरकनेक्टेड, जो इंटरकनेक्शन है ना, इंटरकनेक्शन या जो इंटरैक्शन है नेशंस के बीच में, लाइक थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन नेशन, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, नेशन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस इन ग्लोबल स्टेज, इसके थ्रू जो एक इंटरेक्शन होता है ना, उसकी स्टडी या प्रैक्टिस को बोला जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन इज द अकाडेमिक स्टडी और प्रैक्टिस। इंटरनेशनल रिलेशन इज द अकाडेमिक स्टडी और प्रैक्टिस of interactions among the nations, of practice of interactions between the nations। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन एक एकेडमिक स्टडी या प्रैक्टिस है जो क्या करती है, जो नेशंस, स्टेट्स एंड जो बाकी के नॉन स्टेट एक्टर्स है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेशन, इनके बीच के इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ती है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये फोकस करता है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी एंड कल्चर, जो एक्सप्लोर करता है कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट युद्ध वगैरह को एक साथ मिलके जुल के काम करने को, डिप्लोमेसी, ट्रेड, जो इधर उधर सामान वगैरह बेचना होता है, उस दूसरी कंट्री में जाके सामान बेचना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, वो सब के बारे में क्या होता है, इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इन सबको एक्सप्लोर करता है। किस चीज़ को फोकस करके? पॉलिटिक्स को, राजनीति, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था को, सिक्योरिटी, सुरक्षा को एंड इवन कल्चर को फोकस करके एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, इस चीज़ पे फोकस करता है इंटरनेशनल रिलेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन इज द एकेडमिक स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द नेशंस between the nations states and other non-state actors like organizations and corporations on the global stage. It focuses on politics, economics,
security and culture. It focuses on politics, economics, security and culture, exploring cooperation, conflict, diplomacy, exploring cooperation, conflict, diplomacy, trade and global governance in an interconnected वर्ल्ड. ये था इंटरनेशनल रिलेशन के डेफिनेशन. इसके फीचर्स जान लेते हैं. ये एक स्टेट सेंटर्ड सिस्टम है. ये क्या है? एक स्टेट सेंटर्ड सिस्टम है. इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है? जो सॉवरेन स्टेट्स होते हैं ना, उसके बीच के इंटरेक्शंस को इन्वॉल्व करता है. इंटरनेशनल रिलेशन मेनली इन्वॉल्व दी इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉवरेन स्टेट. जो सॉवरेन स्टेट है यानी कि जो कंट्रीज, जो नेशंस है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस चीज़ को इन्वॉल्व करता है इंटरनेशनल रिलेशन. ये उसका एक फीचर है. दूसरा क्या है? ये अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करते हैं. ठीक है, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करते हैं. ये इसका दूसरा फीचर है. फिर इसमें कोई भी मतलब सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, या अनार्किक है. ये इसका थर्ड फीचर है. पावर एंड जो डिप्लोमेसी है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेलती है स्टेट को शेप करने में. स्टेट को शेप करने, स्टेट की जो रिलेशन है ना उसको शेप करने में पावर एंड डिप्लोमेसी एक बहुत ही बड़ा रोल खेलती है. फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है? इंटरनेशनल रिलेशन कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों को क्या करता है? इंक्लूड करता है. इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है? कन्फ्लिक्ट यानी कि वॉर, रिवलरी वगैरह, एंड कोऑपरेशन मीन्स अलायंसेस, ट्रीटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ये सब क्या है? कोऑपरेशन है. कोऑपरेशन होती है इन सब के थ्रू, एंड वॉर्स एंड राइवलरी के थ्रू कन्फ्लिक्ट होती है. ठीक है. सो इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है? बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन को इंक्लूड करता है. ये कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के फीचर्स है जो कि 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के भी. राइट द डेफिनेशन एंड बेसिक फीचर्स ऑफ रियलिज्म, राइट द बेसिक फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. ये भी आ सकता है 6 मार्क्स में. ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. सो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट. बेसिक फीचर्स अगर 2 मार्क्स में आया इंटरनेशनल रिलेशन का, तो इतना बता सकते हो कि ये क्या करता है? नेशंस के बीच में इंटरेक्शन इन्वॉल्व करता है. ये एक अनार्किक सिस्टम में फॉलो होता है. इसका इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? अनार्किक है. नो सेंट्रल अथॉरिटीज हियर. ओके. और स्टेट क्या करता है? स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है. मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी फीचर्स है ना, वही फीचर्स मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म वगैरह करके क्या है? रियलिज्म, मार्क्सिज्म, आइडियलिज्म एंड लिबरलिज्म के जो दो बेसिक फीचर्स है ना, उसी को तुम रियलिज्म के फीचर्स कह सकते हो. क्योंकि मार्क्सिज्म के फीचर्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. जो मार्क्सिज्म वगैरह इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस में अगर इनका फीचर्स बताया गया है, तो उन्हीं के फीचर्स को इंटरनेशनल रिलेशन का भी फीचर्स माना जा सकता है. फिर इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आता है. अब इसके बीच में डिस्टिंग्विश भी कभी कभी आ सकता है, नॉट इन द सिलेबस बट ऑल्सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत ही ब्रॉडर स्टडी है जो रिलेशंस के बारे में पढ़ती है अमॉन्ग द नेशंस के रिलेशन के बारे में पढ़ने वाला एक बहुत ही ब्रॉडर टाइप ऑफ स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन. तो बहुत ही छोटा, बहुत ही नैरो स्टडी का क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ नैरो स्टडी जो क्या करता है? पॉलिटिकल पावर एंड स्टेट बिहेवियर के ऊपर कंसर्न्ड है. फिर क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमेसी, ट्रेड, कॉपरेशन. इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी, ट्रेड, कॉपरेशन वगैरह इंक्लूड करता है. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, अलायंसेस, इन सब में फोकस करता है. इंटरनेशनल रिलेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, इंटरनेशनल रिलेशन के पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल नेचर में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेचर का चीज़ है. तो क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में है. इंटरनेशनल रिलेशन क्या करता है? पीस को प्रमोट करता है एंड इवन कॉपरेशन को भी प्रमोट करता है. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या कर रहा है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर को एनालाइज करता है एंड नेशनल इंटरेस्ट को भी एनालाइज करता है. एनालाइज करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो ये थे चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नंबर मार्क्स 2 एंड मार्क्स 6 में आ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन चैप्टर नंबर 2. मैं वीडियो अभी बना के अभी पोस्ट कर रही हूँ. सो ताकि अभी कल एग्जाम है, सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू लर्न. सो मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ एंड जब तक मैं दूसरा वीडियो बना के अपलोड करूँ तब तक आप लोग ये वीडियो देख सको. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. ठीक है, ये ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना.